कला के विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बाघ की गुफाएं इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, चित्रकला के अंतर्गत जो भारत में गुफाएं मिली है, उसी क्रम में हमने पहले जोगीमारा की चर्चा की। आज हम बाघ गुफाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पवन जांगीड़, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में धार जिले से 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर स्थित हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें 4वीं और 5वीं सदी में निर्मित मानते हैं। अधिकतर 7वीं सदी में बौद्ध धर्म को दर्शाती हुई इन 9 गुफाओं में से केवल 4 ही गुफाएं अभी शेष बची हैं। यह जो गुफाएं हैं, बागमती अर्थात बाघिनी नदी के किनारे स्थित हैं। अजंता एलोरा की तर्ज पर ही बाघ गुफाएं बनी हुई हैं। 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन के उपरांत इन गुफाओं को मनुष्य ने भुला दिया और यहाँ बाघ निवास करने लगे। इसीलिए इन बाघ गुफाओं के नाम से इन्हें जाना जाता है। बाघ गुफा के कारण ही यहाँ बेस गांव को बाघ गांव और यहाँ से बहने वाली नदी को बाघ नदी के नाम से पुकारा जाने लगा। यहाँ पर भागेश्वरी देवी का एक प्राचीन मंदिर भी है। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध मत से है। यहाँ अनेक बौद्ध मठ और मंदिर देखे जा सकते हैं। इन गुफाओं में चैतन्य हाल के स्तूप हैं और रहने की कोठरी भी बनी हुई है, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। सन 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम इन गुफाओं का विवरण एवं परिचय लेफ्टिनेंट डेजरफील्ड ने मुंबई से प्रकाशित साहित्यिक विनिमय संघ की पत्रिका के द्वितीय अंक में छपवाया था। डॉक्टर इम्पे ने इन गुफाओं का विस्तृत परिचय प्रकाशित किया और सन 1907-8 ईस्वी में कर्नल C.E. ल्यूवर्ड ने इन गुफाओं को देखा और मुंबई की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में एक निबंध छपवाया। सन 1910 ईस्वी में श्री असित कुमार हालदार ने और सन 1925 ईस्वी में श्री मुकुल चंद डे ने भी बाघ गुफाओं पर अपने अपने विस्तृत लेख प्रकाशित करवाए। मध्य प्रदेश के धार जिले में इंदौर से उत्तर पश्चिम में लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर बाघिनी अर्थात बाघ नदी के तट पर और विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर यह गुफा मंदिर अर्थात ये गुफाएं स्थित हैं। धार से 80 किलोमीटर दूर बाघ गांव है, जहां से लगभग 8 किलोमीटर दूर बाघ कुक्षी शालाएं उत्कीर्ण हैं। बाघ गांव से चलने पर खुला हुआ जंगली मार्ग है और बाघिनी नदी जो सर्पाकार बहती है को 3-4 बार पार करना पड़ता है। बाघ गुफा मंदिर देखे जा सकते हैं। यहाँ 9 गुफाएं हैं, सभी विहार गुफाएं हैं। प्राचीन कला में विद्वान बौद्ध भिक्षुक तथा युआन च्वांग फाहयान आदि चीनी यात्री यहाँ आए थे। अतः लगता है कि यह बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था। लोक मस्तिष्क बड़ा कल्पनाशील होता है। उसने इन गुफाओं के अनेक नाम रखे जो वहाँ आज भी प्रचलित हैं। जैसे प्रथम गुफा मंदिर का नाम ग्रह गुफा, दूसरी गुफा का गुसाई अथवा पंच पांडव, तीसरी का नाम हाथी खाना और चौथी का रंग महल। 5वीं गुफाओं का मार्ग अवरुद्ध होने के कारण इनका कोई नाम नहीं रखा जा सका। इन गुफाओं को विभिन्न विद्वानों ने 5वीं सदी से 7वीं सदी के मध्य का बतलाया है। लगता है कि गुफाओं का निर्माण काल अजंता के साथ साथ चला हो, क्योंकि चित्रों की अंकन विधि से
इनका अजंता की गुफा नंबर 1 व 2 के समकालीन होना प्रमाणित होता है। बाघ गुफाएं महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है और बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र रही। यह गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के आवास हेतु तथा बुद्ध उपदेशों के प्रवचन श्रवण के उद्देश्य से बनाई गई थी। पुरातत्व विभाग ने इन गुफाओं की समुचित सुरक्षा का प्रबंध किया, जिसके फलस्वरूप इनमें कई खिड़कियां एवं द्वार बंद कर दिए गए और गुफाओं की सफाई कराई गई। इसके पश्चात इन चित्रों की अनुकृतियों का कार्य देश के प्रसिद्ध कलाकारों को दिया गया। इन प्रतिलिपियों को हम ग्वालियर दुर्ग के गुजरी महल की एक बारहदरी में देख सकते हैं। बाघ गुफाओं में 7 गुफाओं के चित्र प्राय पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं। केवल गुफा संख्या 4 व 5 में कुछ चित्र बचे हुए हैं, वह भी अब क्षत विक्षत अवस्था में हैं। चौथी 5वीं गुफाओं से मिला हुआ एक 200 फुट का बरामदा का दालान है, जिसकी छत 20 खंभों पर आधारित थी। इस छत के गिर जाने से 15 फीट चित्रित पैनल नष्ट हो गए। इसके अतिरिक्त दर्शकों ने भी इन गुफाओं की दीवारों पर लिखकर नुकीली चीज से खुरच कर चित्रों को बहुत ही क्षति पहुंचाई है। चौथी गुफा दाहिनी ओर और 5वीं गुफा बाईं ओर है। इस बरामदे में चौथी गुफा के बाहर की पूरी दीवार तथा 5वीं गुफा के बाहर की दीवार के आरंभ होने तक के स्थान पर चित्रित सबसे अच्छी दशा में है। स्थान स्थान पर केले के वृक्षों का अंकन देखा जा सकता है। गुफा संख्या 1, पहली गुफा का नाम ग्रह गुफा है, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनाई गई थी। इस गुफा में कोई मूर्ति या चित्र नहीं है। गुफा संख्या 2 गुसाई अथवा पांडवों की गुफा कहलाती है। लगता है कि यह गुफा किसी समय संपूर्ण चित्रित थी। आज भी गुफा की दीवारों पर मानवाकृतियों वाले संयोजन तथा छत पर बेल बूटों के आलेखन के कुछ स्फुट व बिखरे संदर्भ हैं। यात्रियों तथा साधुओं के भोजन आदि के धुएं, चमगादड़ व जीव जंतुओं तथा देख रेख के अभाव में प्राय सभी चित्र कवलित हो गई। गुफा संख्या 3, तीसरी गुफा जिसे हाथी खाना कहा जाता है, इसमें भी चित्रों के अवशेष हैं। यह केंद्रीय कक्ष भी किसी समय बुद्ध एवं बोधिसत्वों के चित्रों से परिपूर्ण था, किंतु अब केवल आभा मंडली ही शेष है। इस गुफा के छोटे छोटे कक्षों में भी तल पर खड़ी हुई आकृतियां अंडाकार आभा मंडलों के मध्य बैठी हुई है। एक आकृति के पैर कमल हाथों में दीप लिए एक उपासक की आकृति स्पष्ट है। गुफा संख्या 4, यह गुफा जो संख्या 4 है, यह महत्वपूर्ण है। यह रंग महल कहलाती है। इस गुफा के चित्र 6ठी शताब्दी में बने लगते हैं। इस गुफा का चित्याकार गवाक्ष है तथा पद्मासीन बुद्ध प्रतिमा के इस गुफा में बने होने से पता लगता है कि यह चैत्य हेतु ही प्रयोग होती होगी। किसी समय यह चित्रों से संपूर्ण सुसज्जित रही होगी। इसी से इसके बाहर बरामदे में लगभग 45 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा टुकड़ा शेष है, जिस पर बाघ चित्रों की एक झलक के रूप में नयनाभिराम चित्र मिलते हैं। यह चित्रित टुकड़ा गुफा संख्या क्रम 5 के द्वार तक फैला है। इस टुकड़े में 6 दृश्य अंकित हैं, जो इस प्रकार हैं। विद्यार्थियों, जो रंग महल अर्थात गुफा संख्या 4 है, उसमें जो दृश्य देखे जा सकते हैं वे इस प्रकार हैं, ध्यान देना। पहला जो दृश्य है वियोग दृश्य चित्र हैं। इस चित्र में 2 स्त्रियां एक मंडप में बैठी हुई है। वियोग दृश्य में एक शोकाकुल स्त्री चित्रतल के मध्य में सफ़ेद आंचल से मुंह छुपाई बैठी है। उनका केश विन्यास व आभूषण से युक्त उनकी छवि अभिजात्य परिवार की लगती है। दूसरी स्त्री इस शोकाकुल महिला को धीरज बंधा रही है। इस प्रकार रंग महल अर्थात गुफा संख्या 4 में जो पहला दृश्य है वह वियोग दृश्य कहा जाता है। दूसरा दृश्य है मंत्रणा का दृश्य अर्थात मंत्रणा करते हुए। दूसरा दृश्य मंत्रणा का है, जिसमें 4 भद्र पुरुष सुखासन मुद्रा में गद्दियों पर बैठे हैं। चारों ने धारीदार अधोवस्त्र पहन रखा है।
इनमें से बाईं ओर की पुरुषाकृति किसी राजा की प्रतीत होती है, क्योंकि वस्त्र व आभूषण के पहनने से उसकी मुखाकृति अलग पहचानने में आती है। लगता है कि यह राजा व मंत्रीगण किसी गंभीर विषय पर विचार विनिमय कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो दूसरा जो चित्र है वह मंत्रणा का दृश्य है। तीसरा जो चित्र है रंग महल अर्थात गुफा संख्या 4 में, वह देव पुरुषों का आकाश विचरण का दृश्य लगता है। इस चित्र में 6 व्यक्तियों का समूह आकाश में विचरण करते हुए दिखाया गया है। आगे वाली आकृति धोती पहनी है तथा हस्त मुद्राएं वर रूप में हैं। लगता है कि किसी प्रमुख धर्माचार्य की आकृति हो। सबके सिर मुंडे हुए हैं। आकाश में पुष्प वर्षा हो रही है तथा घुमावदार बादलों के अंकन से उनके आकाश विचरण की गति का इसमें बोध होता है। इसी गुफा का जो चौथा दृश्य है वह गायिकाओं का दृश्य है। तृतीय चित्र के ठीक नीचे 5 गायिकाओं के चित्र में अब केवल कमर तक का शेष भाग बचा है। केंद्र वाली गायिका ने हाथ में वीणा ले रखी है। सभी के जूड़े बंधे हुए हैं तथा उन्होंने कसी हुई चोलियां धारण कर रखी है। इस चित्र में ईरानी नीला रंग भरा हुआ है, जिसका प्रयोग अजंता में यत्र तत्र देखने को मिलता है। कुछ विद्वानों ने इसी तृतीय चित्र का ही भाग माना है। इस प्रकार यह चौथा चित्र है। और पांचवा चित्र जो इस गुफा में है वह नृत्यांगनाओं व वादिकाओं का एक दृश्य देखा जाता है। जो पांचवा चित्र है इसके 2 समूह हैं। प्रथम में 7 नृत्यांगनाएं एक 8वीं पुरुषाकृति के चारों ओर नृत्य में लीन है। नर्तक का मध्य में बना आकर्षक रूप और उसकी वेशभूषा में चित्रकार ने प्रभाविता के सिद्धांत का पालन किया है। पूरे संयोजन में तल विभाजन को सूरजमुखी पुष्प के आधार पर संयोजित किया गया लगता है। पुरुषाकृति को पराग क्षेत्र में तथा स्त्री पुष्प पंखुड़ियों के समान पहरती दिखती है। यह चित्र सर्वोत्तम माना जाता है, अर्थात इन चित्रों में सबसे अच्छा है। दूसरे समूह के मध्य में दार्शनिक भाव भंगिमा में खड़े व्यक्ति के चारों ओर स्थित 6 वादिकाएं उसके प्रभाव को द्विगुणित कर रही है। यह भी प्रभाविता युक्त वर्तुलाकार संयोजन है। और जो इसमें अंतिम दृश्य हैं, छठा दृश्य, वह शोभा यात्राओं का दृश्य है। इस प्रखंड में क्रमशः हाथी व घोड़ों की शोभा को दिखाया गया है। हाथियों व घोड़ों पर राज परिवार व सिपाहियों को बैठा हुआ दर्शाया गया है। लगता है कि हाथी के विशालकाय तन बदन को रेखीय गति में सौंदर्य संपन्न बनाने में भारतीय कलाकार प्रारंभ से ही पारंगत रहे हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, जो बाघ की गुफा है और उस गुफा के अंतर जो चौथी गुफा है जिसे रंग महल कहते हैं, उसमें जो दृश्य मिले उनके टाइटल मैंने बताए। फिर भी पुनः आपको एक बार सभी टाइटल्स बता देता हूँ। पहला दृश्य है वियोग दृश्य, दूसरा दृश्य है मंत्रणा का दृश्य, तीसरा दृश्य है देव पुरुषों का आकाश विचरण का दृश्य, और चौथा है गायिकाओं का दृश्य, पांचवा है इसके अंतर्गत नृत्यांगनाओं व वादिकाओं का दृश्य, और छठा है शोभा यात्राओं का दृश्य। इस प्रकार इसमें 6 दृश्य देखे जा सकते हैं। इसके अलावा बाघ की जो गुफाएं हैं उसमें जो अन्य चित्र हैं वे दृश्य, एक द्वार है जिसके दूसरी ओर दूसरा दृश्य है। हालांकि यह दृश्य पूरी तरह नष्ट हो गया है। डॉक्टर इम्पे ने जब यह गुफा देखी थी तब यह दृश्य सुरक्षित था, द्वार के पास वाला। उनके वर्णन अनुसार अगला दृश्य विशिष्ट और मनोरंजक है। इसकी आकृतियाँ ठीक उल्टी दिशा में देख रही हैं। इनमें 4 हाथी और 3 घोड़े हैं जो संभवतः अपने गंतव्य पर पहुंचकर विश्राम कर रहे हैं। महावत हाथियों के मस्तक पर भुजाएं बांधे आराम कर रहे हैं। एक हाथी की सूंड में कपड़ा बंधा है। 2 पुरुष आकृति पैदल चल रही है जिनके हाथ में भाले तथा तलवार हैं। इस प्रकार के कुछ वर्णन डॉक्टर इम्पे ने किए। डॉक्टर इम्पे ने स्वीकार किया कि यह आकृति बुद्ध की न होकर सामान्य पुरुष की आकृति हो सकती है, क्योंकि यह अन्य आकृतियों से मिलती जुलती है। इस प्रकार उनके कुछ विचार जो उन्होंने लिखे देखे जा सकते हैं। चौथी गुफा के उत्तर की ओर कुछ चित्र अवशेष हैं जो अधिक स्पष्ट नहीं हैं। इस दृश्य में 2 स्त्रियां शोकमग्न दिखाई गई है। इस प्रकार के कुछ वर्णन डॉक्टर इम्पे ने किए हैं। 5वीं गुफा, इसमें अनेक चित्र हैं।
जिनमें बुद्ध का सुंदर चित्र अवशेष मात्र रह गया। इसी प्रकार इसके अंदर की 500 भीतर कोठरियाँ भी चित्रों से सजी हुई थी। इन चित्रों की आकृतियाँ, भंगिमाएँ, अलंकरण तथा छोटे बड़े फल भी यथास्थान चित्रित हैं तथा शैली अजंता के समान है। बाग की गुफाओं की छत, जिन पर न जाने कितने ही चित्र बने होंगे, प्राय नष्ट हो गई। कहीं उनका प्लास्टर गिर गया तो कहीं पूर्ण रूप से गिर गए। कार्ल खंडालवाला ने मुर्गी और उसके चूजों का एक चित्र भी प्रकाशित किया था। बाग गुफाओं की चट्टानें भूरे बलुए पत्थर की हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाती है। इसी भित्ति पर चूने का प्लास्टर चढ़ाकर टेम्परा रंगों से चित्रण किया गया है। चित्रण विधान अजंता से मिलता जुलता है। कुछ चित्रों में रंग संभवतः उसी क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं जिन्हें पीस कर गोंद मिलाकर रंगों से भरा गया प्रतीत होता है, किंतु जिस प्रकार काले रंग से अजंता के चित्रों में खुलाई की गई है उसका अभाव बाग के चित्रों में देखा जा सकता है। यहाँ पर पहले रेखांकन, फिर स्थानीय रंग को समतल रूप में भरना और गोलाई और उभार देने के लिए आसपास गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। काले, सफ़ेद तथा हिरोंजी रंगों से उत्तम आलेखन बने हैं तथा लाल, नीले और पीले विरोधी रंगों का प्रयोग भी इसके अंतर्गत है। अब हम बात करेंगे बाग गुफाओं की विशेषताओं के बारे में। ये प्रमुख चित्र मैंने आपको बताए हैं। अब कुछ विशेषताएं हैं, जैसे जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण। बाग की गुफाओं में केवल बौद्ध धर्म का ही चित्रण नहीं हुआ, अपितु यहाँ पर नृत्य, गान, अश्वारोहण, गजारोहण आदि के अलावा स्त्रियों की विभिन्न अवस्थाएं, जिसमें प्रेम आदि का भी बखूबी अंकन हुआ है। जीवन के उल्लास व आनंद की जितनी अभिव्यक्ति बाग के चित्रों में है उतनी अजंता में नहीं हो पाई। आकृतियों के अंग प्रत्यंग का अनुपात, मुद्राएं तथा संयोजन सभी अत्यंत परिपक्व शैली के परिचायक हैं। इस प्रकार बाग की गुफाओं में जीवन के विभिन्न पक्षों का चित्रण देखा जा सकता है। दूसरी बात, प्रकृति का अंकन भी यहाँ पर मिलता है। बाग गुफाओं में प्रकृति का अंकन बड़ा ही अद्भुत एवं उल्लेखनीय है। आलेखनों में फूल, पत्ती, पशु, पक्षी सभी कुछ आकर्षक ढंग से सजाए गए हैं। मोर और चकोर, कोकिल, कपोल व सुख, सरिया सदा ही भारतीय कला और साहित्य में प्रेरणा प्रेरक, संदेश वाहक एवं सहयोगी है। उनका चित्रण भी बाग गुफा के आलेखनों और चित्रों में उचित स्थान पर किया गया है। पुष्पगुच्छों, वल्लरियों, कमल दलों का सुंदर रेखांकन हुआ है। लता बंधों, लताओं का झुकाव सुंदर ढंग से किया गया है। साथ ही बीच बीच में पक्षियों के विविध रूप अत्यंत रोचक ढंग से चित्रित किए गए हैं। पक्षी चित्रण मनुष्य की उल्लासमय, विषादमय और रहस्यमय आदि अनेक मन स्थितियों की अभिव्यक्ति करता है। यह पक्षी चित्रण कहीं कहीं पर भरत के नाट्य शास्त्र के आधार पर है। हाथी को भारतीय साहित्य एवं कला में माँ बाल्य सूचक माना है, जिन्हें बाग के आलेखनों में उचित स्थान मिला है। बेल धरती की स्मृति का सूचक है, इसीलिए पशुओं के चित्रण में बाग कलाकारों का दृष्टिकोण लोक मंगल की ओर अधिक रहा। इस प्रकार बाग गुफाओं की कला मध्य प्रदेशीय कला शैली के चरम उत्कर्ष का दिग्दर्शन कराती है। इसकी कला को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानव समूची प्रकृति पशु पक्षी की गोद में लिए कला के माध्यम से मुखरित हो उठी है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये बाग की गुफाएं हैं। अब हम अंत में बाग एवं अजंता की कुछ तुलना करते हैं। बाग गुफा के सभी चित्र एक ही साथ एक समय में बने प्रतीत होते हैं, जबकि अजंता के चित्र लगभग 800 वर्षों की संचित निधि के रूप में हैं। अजंता के चित्रों का आधार प्राय बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं थी, लेकिन बाग के वर्तमान चित्रों से केवल राजसी जीवन के कुछ अंशों का बोध होता है। बाग के बरामदे के चित्रों की उपलब्धि विशेष बात यह है, जबकि अजंता में बरामदे के चित्र ध्वस्त हो गए। अजंता के समान ही बाग में भी छतों तथा दीवारों पर कमल मुरियों के बड़े मनभावन अलंकरण बने हैं। सुख, सारी, कुक्कुट, कलहंस, कोकिल, मयूर, सारस, चकोर, गाय, बैल सभी का शोभनों के साथ सुंदर चित्रण किया गया है। अजंता के समान ही यही नारी में शारीरिक सौंदर्य के साथ आध्यात्मिक की छवि को उकेरा गया है।
बाग में रेखा रूप चित्र संयोजन भित्ति चित्रण प्रक्रिया भावाभिव्यक्ति में अजंता शैली को ही अपनाया गया। लगता है कि अजंता के किसी कुशल चित्रे के निर्देशन में बाघ चित्रों का सृजन हुआ है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये बाघ की गुफाएं हैं जो आज का टॉपिक समाप्त होता है।